नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव सेना के 6 बागी सांसदों की बड़ी जीत। उद्धव के 6 बागी सांसदों को मान्यता मिल चुकी है। शिंदे गुट में शामिल होने को स्पीकर की ओर से मान्यता दे दी गई है। लोकसभा में शिंदे के अब 13 सांसद हो गए हैं। लोकसभा में शिंदे के अब 13 सांसद हो गए। इसी के साथ बढ़ते हुए तो उद्धव के 6 बागी सांसदों को मान्यता मिल गई है। उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है सियासी मायने में अगर देखा जाए तो। शिंदे गुट में जाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से ये बड़ी मान्यता दी गई है बाकायदा। यानी शिंदे गुट का तो हुआ सियासी तौर पर विस्तार, लेकिन उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। 6 बागी सांसदों को अलग गुट में यानी शिंदे गुट में जाने की मान्यता दे दी गई है। यानी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये शिंदे गुट के लिए उनकी पार्टी को और मजबूत बनाता हुआ फैसला है। यहीं उद्धव गुट की बात कर ली जाए तो उद्धव गुट और कमजोर होता हुआ राजनीतिक मायनों में, और उनके लिए ये सियासी तौर पर एक बड़ा झटका भी है। मुरारी सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी उन्हीं से लेंगे। मुरारी, फिलहाल क्योंकि ये सियासी तौर पर अगर इस फैसले को देखा जाए तो ये शिंदे गुट के लिए तो विस्तार या फिर उसकी मजबूती के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ ये उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, या सियासी मायने में एक चिंता की खबर उद्धव गुट के लिए। बिल्कुल, इस खबर के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बागी जो सांसद थे उन्हें लोकसभा सचिवालय के सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे की जो संख्या है वो 13 हो गई है। और सही मायने में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखे थे, इनका कहना है कि हमने उनसे अनुरोध किया था कि पहले दोनों पार्टियों की तरफ से बातें सुन ली जाए, उसके बाद किया जाए। इस तरीके से आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र के में पूर्व जो राज्यपाल थे, राज्यपाल कोश्यारी, उन्होंने जो कि हमारी सरकार के साथ जासूसी किया था, और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से ये अनुमति दी है सरासर गलत है। तो जो राजनीतिक बयान है, कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता की तरफ से आई है, और जिस तरीके से उद्धव से बगावत कर शिंदे में शामिल हुए थे सांसद, उन्हें सही मायने में जो मान्यता मिली है वो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। और वहीं शिंदे गुट की अगर बात करें तो शिंदे को एक बड़ी मजबूती मिली है इस गठबंधन में। जिस तरीके से उनका संख्या बल बढ़ा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि केंद्र से लेकर राज्य में भी उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा। जी, यानी कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो मजबूत हुआ है, और चूंकि सांसदों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है, और अगर हम राजनीतिक मायने में ही देखें तो फिर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा नुकसान हो गया है सियासी मायने में। यहाँ तक कि न केवल हम सियासी मायने की बात करें, सामाजिक तौर पर भी जो बड़े मुद्दे उठाने होंगे या फिर जो सियासी मुद्दे उठाने होंगे, उसमें भी अगर संख्या बल कम होता है तो उस पार्टी का नुकसान है। बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे के बागी सांसद अगर संजय दीना पाटिल की बात करें तो लगातार मुंबई से सटे भिवंडी शहर के मुद्दे को मुख्य पत्र सामना का उदाहरण देकर बार बार उठाते थे। अगर संजय देशमुख की बात करें तो महाराष्ट्र के जो है अन्य जिलों के अलावा खास करके विदर्भ पे मुद्दों को लेकर के वो सदन में आवाज उठाते थे। तो कई जो 6 के 6 सांसद थे वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए संसद में एक बड़ी ताकत थे। तो सीधी सी बात है कि उद्धव ठाकरे जहाँ राजनीतिक तौर पर कमजोर हुए हैं, वहाँ सामाजिक तौर पर भी एक कमजोरी उन्हें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके संसद गए हैं वो ये माना जा रहा है कि उन्होंने जो रीजन सामने रखा था वो उनके लोकसभा के लोगों ने शायद माना यही वजह था कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई विरोध या उपद्रव देखने के लिए नहीं मिला। जिस तरीके से संजय राउत बार बार बयान दे रहे थे कि शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे, महाराष्ट्र से बर्दाश्त नहीं करेगा, एक गद्दारी है, खरीदी जा रही है, लेकिन ऐसी तस्वीर कुछ सामने देखने के लिए नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर बना कर रखिएगा। इधर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल धमकी देने वाले ने आमिर खान की 5 जुलाई को ही गौरी स्प्रेड से
से शादी को लव जिहाद बताया है। आमिर खान को धमकी देते हुए बाकायदा एक ऑडियो नोट भी जारी किया गया है, जिसमें धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई बता रहा है। आमिर खान को धमकी देते हुए क्या क्या कह गया है ये शख्स, एक रिपोर्ट। लॉरेंस के निशाने पर एक और खान। आमिर खान को बिश्नोई गैंग की धमकी। आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज लॉरेंस। आमिर की तीसरी शादी को लॉरेंस गैंग ने बताया लव जिहाद। सलमान खान के बाद अब आमिर खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। आमिर खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि आमिर को धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई है, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर करके आमिर खान को धमकी दी है। हालांकि न्यूज इंडिया सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जय श्री सीताराम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। और दूसरी बात, गंगानगर में जिस मासूम बच्ची के साथ गलत हुआ था, उनमें अपराधियों को बचाने के लिए राजनेता बीच में आ रहे हैं। राजनेता को ये है कि साइड हो जाए, प्रशासन को अपनी बनती कार्रवाई करने दे, नहीं हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। आमिर खान को मिली धमकी में लव जिहाद का जिक्र किया गया, जिससे इतना साफ है कि बिश्नोई गैंग आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज है। बता दें कि आमिर ने जब से गौरी सेपरेट संग तीसरी शादी करके घर बसाया है, तभी से वो मुश्किलों में है। आमिर की तीसरी शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। दूसरे धर्म की महिलाओं संग आमिर की शादी को लव जिहाद माना जा रहा है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर जिस तरह से आमिर खान आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग अपने नाम की दहशत लगातार बनाए रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी को देखते हुए दरअसल अब आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आमिर के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। तो ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग की धमकी आई और लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आमिर खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो आमिर खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो आमिर खान की तीसरी शादी से लॉरेंस गैंग नाराज है। धमकी दी गई और धमकी के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी मुरारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभिनेता आमिर खान को तीसरी शादी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक मैसेज भरा धमकी वायरल हुआ है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल पिछले सप्ताह आमिर खान ने तीसरी शादी की थी। उसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई के भाई टार्जन बिश्नोई ने एक ऑडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें खुले रूप में आमिर खान को धमकी दी गई है। लव जिहाद जैसे और अपने भाइयों के बदला लेने की बात भी कही गई है। ऑडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से लड़की के साथ बर्बरता हुई है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे में आमिर खान ने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खबर के बाद मानो कि मुंबई पुलिस की होश उड़ गए, क्योंकि हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और न जाने कितने लोगों को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली। अब ऐसे में आमिर खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके सुरक्षा को देखते हुए उनके घर के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।
इधर महाराष्ट्र की सियासत में आज आस्था और राजनीति दोनों का संगम दिखाई दिया। दरअसल नागपुर के रामनगर स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से राम रक्षा पाठ का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी शामिल रहे। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी ओर से कहा गया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विरोध में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गढ़ माने जाने वाला नागपुर के रामनगर क्षेत्र में जो राम मंदिर है, उसी पर आज उबाठा के नेता उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं और आप देख सकते हैं संजय राउत जो उबाठा सांसद है वो मौजूद है और मंदिर में जो है वो राम रक्षा पठन कुछ ही देरों में होने वाला है। यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करूँ तो पूरे कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस है और कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि ढोल ताशा जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में उबाठा नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो है वो यहाँ पर पधारने वाले, उनका आगमन होने वाला है और कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो मौजूद है इस वक्त। आप देख सकते हैं राम मंदिर अभी सजाया गया है। कुछ ही देरों में राम मंदिर के अंदर उद्धव ठाकरे जाएंगे, जहां दर्शन करेंगे और उसके बाद राम रक्षा पठन, आरती और संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज नागपुर में जो है उबाठा नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे राम रक्षा पठन के लिए कुछ ही देरों में यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इस राम रक्षा पठन में अयोध्या राम मंदिर चोरी और दिल्ली के सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया मिलती है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रोशन बोगड़े के साथ मैं अमृता, न्यूज़ इंडिया 24/7। इधर महाराष्ट्र की सियासत में अब राम रक्षा और हनुमान चालीसा दोनों को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे के राम रक्षा पाठ पर बीजेपी ने पलटवार किया है, तो अमरावती से बीजेपी विधायक प्रवीण पोटे ने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को पहले राम रक्षा का ज्ञान नहीं था और अब राजनीति के लिए, सियासत के लिए इसका पाठ करने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो आदित्य ठाकरे पर भी तंज कस डाला। उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप था, तो नेतृत्व हमारा नहीं है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गुंडे साहब हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में हमने उद्धव जी को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे ये पठन, सुंदरकांड का पठन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे साहब को राम रक्षा का पुस्तक भी मालूम नहीं था, वो आज राम रक्षा का पुस्तक ढूंढ के उसके ऊपर पठन करने नागपुर पहुँचे। मुझे ऐसा लगता कि उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप था, तो उन्होंने जाके राम लल्ला के वहाँ पे जाके पठन करना चाहिए था। लेकिन हमारे नागपुर में जाके हमारे देवेंद्र जी को बोल के या हमारे वरिष्ठ नेता को बोल के कि तुम आओ, तुम्हारे साथ में हम पठन करेंगे, वो भी खुद की हिम्मत नहीं है कि हम खुद पठन करेंगे, यानी उसके लिए भी स्पीकर होना पीछे से। इधर आस्था, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर मुंबई की सड़कों पर आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का दिव्य नजारा दिखाई दिया, जहां अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स से निकली इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के दर्शन पूजन किए और रथ की रस्सी खींचकर खुद को धन्य माना। ये रथ यात्रा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर जुहू और सांता क्रूज के रास्ते इस्कॉन मंदिर तक पहुंचेगी। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे और बीजेपी विधायक अमित साटम ने भी रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। मुंबई से विधि सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगन्नाथ यात्रा जो कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हुआ और लोगों का भक्ति भाव वो हमें नजर आया। इस वक्त मैं अभी मुंबई के अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो जगन्नाथ यात्रा है वो काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से निकाली जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्रा रथ है वो तैयार हो चुकी है, जो जगन्नाथ जो भगवान हैं वो तैयार हो चुके हैं, उनके साथ उनके भाई बलभद्र हैं और बहन
सुभद्रा हैं, जो सेवक हैं वो यहाँ पर उनकी जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर चल रही है और काफ़ी भव्य तरीके से चल रही है, जहाँ पर कई मायने में जो संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और काफ़ी भक्ति भाव में वो लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर कोई भक्ति भाव में अपने तरीके से डूबा हुआ है। कोई यहाँ पर जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो यहाँ पर लेकर आया है उसके साथ में, और कुछ लोग यहाँ पर जो ढोल ताशे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, भक्ति चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है। सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है, पुलिस प्रशासन तैनात है और यहाँ तक कि आम जनता के साथ साथ यहाँ पर जो नेता हैं अमित साटम, बीजेपी के नेता अमित साटम और नीलेश राणे भी मौजूद हैं। और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए एक बार हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए ये रथ यात्रा इस बार इतना क्यों ज़्यादा खास है। आपसे जानना चाहूँगी, रथ यात्रा में आप आए हो, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि आप उड़ीसा नहीं पहुँच पाए? नहीं, इधर ही मोनिश भगवान आ गया जैसा ही लग रहा है हमको। उधर गया तो ऐसे फीलिंग नहीं हो रही, इधर ही आ गया कृष्णा भगवान। पूरी जगन्नाथ को यहाँ ही देख लिया करके बहुत खुशी हो रही है हमको। ऐसा लगा हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इधर पूरी जगन्नाथ देखो, हमको इतना खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है हमको। तो क्या आप यहाँ पे आप पहली बार आए? मैं पहली बार आ रही हूँ, ये पहली बार मैंने ये रथ यात्रा को देख रही हूँ। हम देख के इतना खूबसूरत, हमको इतना अच्छा लग रहा है इधर आके देख के। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे मेरी सिस्टर ने बोला और मैं आई हूँ, बट मुझे बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ यहाँ पे आकर। मैं एनर्जी कैसा लग रहा है? बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर साल आऊँ। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज की रथ यात्रा कितना खास है आपके लिए? मुंबई में निकाला जा रहा है उड़ीसा के बाद। बहुत श्रद्धा है। मैं तो कल सुना मेरे कजिन से, तो मैं इधर आ गई, तो मैंने बोला मैं रहती इधर ही हूँ, मैं मिस नहीं कर सकती हूँ ये चीज़। क्या ये आप पहली बार यहाँ? यस, पहली बार आई हूँ और कोशिश करूँगी हर साल आऊँ। तो जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। कुछ लोग की पहली बार ये यहाँ पर यात्रा है, कुछ लोग बहुत पहले से ही यहाँ पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन सब में एक चीज़ जो खास है वो ये है कि जगन्नाथ की जो भगवान है उनकी तरफ जो इनकी श्रद्धालु और जो इनकी भक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो भक्ति भाव में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांडके के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। इधर नागपुर से खबर है। दरअसल नागपुर में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, उस पर निशाना साधा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया और ये भी कह दिया कि बीजेपी सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा के ले गई, क्या कहेंगे, किस तरह से? बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी त्यांचं उपोषण होतं। धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेतला नाही आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी प्राणांची कुर्बानी देण्यास तयार असलेल्या सोनम वांगचुक यांना मध्यरात्री पोलिसांनी जोर जबरदस्तीनं उचलून इस्पितळात दाखल केलं। हा देश किती हुकुमशाही मार्गाने चालतो। सोनम वांगचुक यांच्या प्राणाची तुम्हाला इतकी किंमत असती तर उपोषण सुरू झाल्यावर काही काळातच त्यांच्या मागण्यासंदर्भात सरकारनं काही भूमिका घेतली असते।
ती भूमिका घेतली नाही. इधर अमरावती में दरअसल बीजेपी नेता नवनीत राणा ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा श्री राम रक्षा और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाने को लेकर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है. उनकी ओर से कहा गया है कि हनुमान गढ़ी नरेश की कृपा से उद्धव ठाकरे को श्री राम रक्षा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने की सद्बुद्धि मिली है. नवनीत राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों से दूर जाने के कारण उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवानी पड़ी. पण जनाब उद्धव ठाकरेजी जे आज नागपूरमध्ये येऊन थोडी मोठी हिंमत करून आमचे मुख्यमंत्री साहेबांचे घरापाशी येऊन राम रक्षाचं जे पठण करत आहे त्यांना माझा एवढाच प्रश्न आहे, तुम्ही अयोध्या गेले काय? रामलल्लाचे दर्शन घेतले काय? फक्त जे नौटंकी आणि जे ढोंगीपणा करत आहे राम रक्षाचे नावाने, त्यांना एक प्रश्न आहे. आमचे मुख्यमंत्री साहेबांनी म्हटलं की मी त्यांचं स्वागतच करतो, राम रक्षा कोणी करत असेल तर मी त्यांचं स्वागतच करणार आहे. पण मी जनाब उद्धव ठाकरेजींना आठवून देऊ इच्छितो की जेव्हा आम्ही फक्त एवढंच म्हटलं होतं अमरावतीवरनं की मी हनुमान चालीसाचं पठण करन, तर आम्हाला तिथून धमक्या यायला लागल्या, तुम्ही फक्त मुंबईत पाय टाकून दाखवा. अमरावती के हनुमानगढ़ी में आज सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में भाजपा नेता पूर्व सांसद नवनीत राणा शामिल हुई. उन्होंने इस दौरान उबाटा प्रमुख उद्धव ठाकरे को जनाब कहते हुए निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों से दूर जाने के कारण ही जनाब उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवानी पड़ी. पार्टी में विभाजन हुआ और कई विधायक और सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया. अब उद्धव ठाकरे राम रक्षा करने निकले हैं. नवनीत राणा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने राम को याद करने में काफी समय लगा दिया, अब बहुत देर हो चुकी है. उद्धव ठाकरे राम रक्षा नहीं कर रहे बल्कि पार्टी की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं. जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती. इधर नागपुर में दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा वार किया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं. आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुका है. नीट में 22-23 लाख बच्चे प्रभावित रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं. और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है, हम उसकी निंदा करते हैं. सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तोड़वाए. लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है. जिस तरह वहाँ छात्रों के साथ मारपीट हुई वो. इधर महाराष्ट्र के डोंबिवली में विष्णुनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल आरोपी की पहचान अनुज संतोष तिवारी के रूप में की गई है. आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और अखबारों में दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों के जरिए अकेली, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था. पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल ठगी के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. करण्यात आले. मानपाडा पोलीस स्टेशन हद्दीत अर्जुन कालपांडे हा व्यक्ती एका गार्डनसमोर त्याच्या मैत्रिणीसोबत बोलत उभा असताना जुन्या भांडणावरून आरोपी अविनाश झा व इतर आरोपी यांनी स्कूटरवर आणि मोटरबाईकवर येऊन तिथे त्याला जिवे ठार मारलेले, चाकूने वार करून, आणि त्याचबरोबर त्याची जी मैत्रीण आहे तिच्यावर पण चाकूने वार केलेले, ती जखमी आहे. यामध्ये मयत अर्जुन कालपांडे याच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. पुढील तपास चालू आहे. तो वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली के शास्त्री नगर निगम अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुए हिंसक हमले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने 20 जुलाई को पूरे राज्य में 24 घंटे की स्वास्थ्य सेवा बंद का ऐलान कर दिया है. इस दौरान नियमित ओपीडी,
नियोजित सर्जरी और सामान्य चिकित्सा सेवाएं भी बंद रहेंगी, जबकि इमरजेंसी, आईसीयू, प्रसूति और अन्य जीवन रक्षक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहने वाली हैं। आईएमए ने इस घटना को पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर हमला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अभी जो भी घटना हुआ है 6 तारीख को शास्त्री नगर हॉस्पिटल डोंबिवली में, उसके बाद आईएमए कल्याण और हमारा एसोसिएशन केम्सवा, नीमा, आयुर्वेदिक, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने हमने उस टाइम पे 1 दिन का स्ट्राइक किया था, 12 घंटे का स्ट्राइक किया था। उसके बाद जो जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी थी वो अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद उनको जामीन भी मिल गया था। बट ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं पे भी गवर्नमेंट का इसमें कमिटमेंट या फिर सपोर्ट डॉक्टर्स को जो मिलना चाहिए था और जो वर्कर्स काम कर रहे थे हॉस्पिटल में उनको नहीं मिला। इसकी वजह से हमने और हमारा स्टेट लेवल का आईएमए एसोसिएशंस ने, नीमा और इंडियन डेंटल एसोसिएशन स्टेट एसोसिएशन ने हेडक्वार्टर से हमको ये मैसेज दिया कि अभी जो स्ट्राइक करना है वो पूरा 1 दिन के लिए करेंगे और जो भी सपोर्ट है वो पूरा महाराष्ट्र स्टेट से है, ये सिर्फ कल्याण और डोंबिवली तक सीमित नहीं है। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। हम आपको बताएं, जहां अमरावती में आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। रुक्मिणी नगर इलाके में एक आवारा कुत्ते ने 9 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बच्ची के चेहरे पर कई जगह पर काटने के निशान हैं और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान और नगर निगम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरावती में 9 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला किया है। आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। ये मामला अमरावती के रुक्मिणी नगर का है, जहां कुत्तों का आतंक फिर सामने आया है। कुत्तों के हमले से प्रशासन और राजनेताओं में हलचल शुरू हो गई है। नेता और अधिकारी बच्ची को देखने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं विधायक रवि राणा ने बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। अमरावती के नागरिक कुत्तों की नसबंदी अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन पर नागरिकों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।